उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। तो thank you, Shiva. So I request you, Ashok ji, you can continue the session, sir. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Ibja. Ibja has been a great support always to IIBX for all our initiatives. I'll be speaking both in English and Hindi so that there is no confusion. मैं इब्जा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने IIBX को एक बार फिर मौका दिया कि इस वेबिनार के थ्रू इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ जुड़ सके। Today this webinar is extremely important because as you all know that at any point of time, maybe within a week, we all should be seeing the DGFT approvals coming in for just 1 second, please. Yeah, hello. So as you all know that at any point of time within maybe 6-7 days, we will be seeing the quota for tariff rate quota under SEPA being released by Director General of Foreign Trade. And you all are also very eagerly waiting, as we all are. So what we have done, we have requested IBJA that if we can arrange for a webinar where we tell you the process, that how you can onboard with IIBX and what are the other things which are required before you start trading on IIBX, so that you are very clear. And this is not the only webinar which we'll be doing. We'll be doing other webinars also. अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ कि देखिए, DGFT से TRQ कोटा का लिस्ट कभी भी आने वाला है, मे बी 6-7-8 दिन में आ जाएगा। आप सब जिस बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी उसके लिए तैयारी में हैं। और हमारी टीम ने इसके लिए पूरा प्रोसेस तैयार किया है, जिससे कि आप IIBX के साथ कैसे जुड़ सकें, ये आपको आसानी से बताया जाएगा। इससे पहले भी आपको बताया गया था कि TRQ को कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी वजह से हमें बताया गया कि काफी बड़ी तादाद में इस बार एप्लीकेशंस गई हैं। और जिन लोगों ने अप्लाई किया है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। लेट अस सी आप लोगों को कितना कितना कोटा मिलता है। लेकिन अभी ये टाइम आ गया है कि आप तैयारी करें और IIBX के साथ तुरंत जुड़ें। इसके लिए हमारी टीम ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो मुकेश आपको देंगे। हमारी टीम के में आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा। रंजीत सिंह जी भी हैं, और फिर विपिन हैं, और हर्ष हैं, और शरद हैं। ये सभी टीम के मेंबर्स जुड़े हुए हैं। और अगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे तो वो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। So just a few points that last year we all did very well. As you know, last year we did more than 93 tons of tariff rate quota gold. Thank you very much, all of you.
and moreover, I think more than 440 plus entities actually traded on IBX for the TRQ Gold. So I'm expecting this year this number will go much more than what had been achieved last year. And I also want to thank all of you. And it's an opportunity, thanks to IBJA, that I am able to reach out to you all and say my thanks. मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरा धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी के सहयोग से पिछले साल 93 टन से ऊपर का टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड आईबीएक्स से लिया गया है और करीब 440 से ज्यादा टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स ने, वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स भी थे, वो नॉन क्वालिफाइड ज्वेलर्स भी थे, जिन्होंने हमसे टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड लिया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस साल ये नंबर उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि जो प्रोसेसेस हुए हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। और अभी तो हमें बताया गया है कि इनबाउंड कस्टम 3 से 4 5 घंटे में एयरपोर्ट से आके बीटीआर बन जाती है, उसी दिन प्रिंट हो जाता है, उनको फंड्स मिल जाते हैं। और आप सभी को ऐसा मेरा विश्वास है कि गोल्ड भी सेम डे पे क्लियरेंस हो रहा है कस्टम से। इस समय हमारे पास सुविधाएं गिफ्ट सिटी वॉल्ट से है और चेन्नई वॉल्ट से है। कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट 2 वॉल्ट्स और खोल पाए इस साल में। So as you all know, today we have, with the active support of our Gift City authorities, our regulator IFSCA, and the customs, we have been able to see a very fine, a very sharp turnaround time as far as related to the gold which is coming in, and the gold once it has traded, it is going out of the Gift City SEZ as well as the Chennai SEZ. So in this context, as you all know, that we have our 3 vaults in Gift City. We have 1 vault which is already operational in Chennai. Another vault should get operational very soon. And after that, we'll at least try to have 2 more vaults, 1 each coming in Mumbai and Kolkata. So with these few words, I will hand over to my colleague Mukesh, and he will be taking you through this presentation. मुकेश जी हमारे जो साथी हैं वो आपको ये प्रेजेंटेशन देंगे, और मुकेश कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलेंगे। और प्लीज इस वेबिनार का पूरा फायदा उठाइए, और हमारी टीम टुवर्ड्स द एंड तक है साथ में, और कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उनका आंसर देने के लिए आपके साथ रहेगी। थैंक यू। तो और मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू इब्जा। तो पीपीटी आप लोगों को विजिबल है? जी सर, विजिबल है। जी हाँ, तो आई थैंक्स अशोक सर एंड इब्जा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप टीआरक्यू ऑनबोर्डिंग आईएबीएक्स में कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस फ्लो रहेगा। तो टुडे वी विल डिस्कस प्री टीआरक्यू ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड documentation process at IIBX. So as you are aware that IIBX is in Gift City, which is a SEZ. And here Gift City is a financial services SEZ established under SEZ Act 2005. तो गिफ्ट सिटी जो है ये एक SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंडर उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो है ये खाली फाइनेंशियल सर्विसेज का ही SEZ है। IFSCA is a unified regulator here, which has a powers of all the domestic regulators like RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI. तो यहाँ पे एक यूनिफाइड रेगुलेटर है IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसको जो है यूनिफाइड पावर्स दी गई हैं, जैसे डोमेस्टिक रेगुलेटर्स हैं RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI, उन सबकी यूनिफाइड पावर्स IFSCA को दी गई है। And who are the promoters of IIBX? MCX, CDSL, NSDL, NSC, and BSE. These are the shareholders or promoters of the IIBX. All has 20% stake in the IIBX. BSE has 20% stake.
10% from India INX and 10% from India International Clearing Corporation. This is the evolution of IIBX. Finance Minister announced the setting up of GIFT City, India International Bullion Exchange, and in December 2020, IFSC notified the Financial Regulations, Bullion Exchange Regulations 2020, and in December 2021, IIBX got the license. And on July 29, 2022, Prime Minister inaugurated the India International Bullion Exchange. On 10th May 2023, IceGate was implemented in the GIFT IFSC, GIFT ICZ. Earlier, NSD Online software was here for filing of the bill of entries. On March 6, 2024, State Bank of India became the first bank as a trading cum clearing member. On February 28, 2025, HDFC became the first private sector bank who traded under special category client category of a nominated bank. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि अब मैं हिंदी में बता रहा हूं इसको, फरवरी 2020 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सेटअप करने का अनाउंस किया। दिसंबर 2020 में आईएफएससीए ने बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशंस को नोटिफाई कर दिया। आईआईबीएक्स को लाइसेंस इशू हुआ दिसंबर 2021 में और 29 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर ने आईआईबीएक्स को लॉन्च किया। मई 10, 2023 को आइसगेट का इंप्लीमेंटेशन हुआ गिफ्ट एसईजेड में और 6 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक बना, पहला बैंक ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर बनने वाला आईआईबीएक्स में। 28 फरवरी 2025 को एचडीएफसी बैंक जो है वो पहला बैंक बना जिसने स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट कैटेगरी में नॉमिनेटेड बैंक्स वाली कैटेगरी में आईआईबीएक्स में ट्रेड किया। ये हमारा प्रोसेस फ्लो है। दिस इज आवर प्रोसेस फ्लो। सेलर सेंड हिज गोल्ड, इट गोज डिपॉजिटेड इन द vaults in the IFSC. After that depositing of the gold, BDR is being made out of that gold. Once BDR is made, seller is ready to place the sell order. On the buy side, qualified jewelers and TRQ holders are there. Whenever they want to trade any gold, they take a AD letter from the IABX and they send the advance dollar. Based on that AD letter, they are allowed to send the advance dollars to the exchange for trading on the BDRs. Once they send their dollars, their buy limit opens in the exchange. तो सेल साइड जो होता है वो बुलियन डीलर्स हैं, रिफाइनर्स हैं, बैंक हैं, वो अपना गोल्ड भेजते हैं जो आईएफएससीए में रजिस्टर्ड वॉल्ट है, वहां पे गोल्ड जाता है और उस गोल्ड की बीडीआर बनती है। जो डिपॉजिट गोल्ड है उसकी बीडीआर बनेगी और बीडीआर बनने के बाद जो है वो सेलर को सेल करने के राइट मिलते हैं। तो जब तक उसका गोल्ड डिपॉजिटरी में नहीं है, उसकी बीडीआर नहीं बनी है, तब तक उसको सेल करने के राइट्स नहीं मिलते आईएबीएक्स के ट्रेडिंग सिस्टम में। उसी तरह बाई साइड पे जो है वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं और टीआरक्यू होल्डर्स हैं। और जब भी उनको गोल्ड लेना होता है यहाँ से या ट्रेड करना होता है एक्सचेंज में, गोल्ड सिल्वर जो भी उनको लेना है, तो क्वालिफाइड ज्वेलर को गोल्ड और सिल्वर दोनों अलाउड है और जो टीआरक्यू होल्डर्स हैं वो टीआरक्यू का गोल्ड ही ले सकते हैं। तो वो एक्सचेंज से पहले एडी लेटर लेते हैं। एडी लेटर में गोल्ड का जो है वो डॉलर में प्राइस रहता है। अपने बैंक से वो डॉलर आईएनआर कट करते हैं और वो डॉलर जो है वो एक्सचेंज में भेजते हैं। जब उनका डॉलर आ जाता है तभी ही उनको जो एक्सचेंज में बाय करने के राइट मिलते हैं। तो जब दोनों बायर और सेलर, when both buyer and seller place their bid and offers, once they get match, then the trade get executed. Once the trade get executed, the BDR goes into the demat account of the buyer and funds goes into the account of the seller. So once he get the BDR in his account, he files the bill of entry in the customs. So once he files a bill of entry in the customs takes his time, he processes the documents, assess the bill of entry and clears the gold. Once goods is being cleared from the customs, it is being delivered by the registered board managers. तो जैसे ही उनके बाय सेल के राइट्स खुल जाते हैं, सप्लायर जो है वो अपना ऑफर देता है और बायर उसको बिड करता है। तो
तो जैसे ही बीड और ऑफर मैच हो जाता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, सप्लायर को जो है वो पैसा चला जाता है, डॉलर का सेटलमेंट हो जाता है, और जो बायर्स है ही गेट द बीडीआर इन हिज डीमैट अकाउंट, तो वो उसके डीमैट अकाउंट में बीडीआर आ जाता है। बीडीआर आने के बाद उसको क्या करना होता है कि बीडीआर एक्सचेंज समरी एक जो है वो मिलती है, जिसको कस्टम उसको एज ए इनवॉइस कंसीडर करता है। ये इसकी एक नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो बीडीआर एक्सचेंज समरी होगी उसको वी विल कंसीडर एज ए इनवॉइस फॉर द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कस्टम्स। तो वो बीडीआर एक्सचेंज समरी और जो क्लियरेंस डॉक्यूमेंट है वो आप अपने सीएचए को देते हैं। सीएचए जो है वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा आपके बिहाफ पे, और जैसे बिल ऑफ एंट्री के बाद असेसमेंट होती है आपकी बिल ऑफ एंट्री की, तो उसके बाद आपका गोल्ड जो है वो जो भी आपकी लोकेशन है जहां भी आपको चाहिए वहां पे आपको डिलीवर हो जाता है, जो भी रजिस्टर्ड गोल्ड मैनेजर है वो डिलीवरी कर देते हैं। दिस इज IIBX ecosystem. There are qualified jewelers and TRQ holders on the buy side. Retail clients are there who can hedge their gold price risk in the exchange. There are nominated agencies who are special category client banks. They can also trade on behalf of their clients. There are trading members who are IFSC entities. They are clearing members. On the sell side, there are qualified suppliers. Qualified supplier can be bullion banks, refiners, bullion traders who onboard themselves with the IABX. Their vaults, 3 vaults are registered with us in the Gift City, and we have one vault in Chennai. We have IIDI, which is a depository here who maintain your demat accounts, and international clients can also speculate. Apart from hedging, they can speculate also, but on the buy side, domestic entities, they cannot speculate. If they have price risk of gold, they can hedge here. They have to take the limit from their banks. They have to approach their banks that yes, we have a price risk or anticipated price risk, and we wanted to hedge that in the IABX. So they can hedge, but they cannot speculate. But for that, they have to take the exposure limit from their banks. तो बाई साइड्स पे जो है वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स और TRQ होल्डर हैं जो एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं, और जो DTA क्लाइंट्स हैं उनको गोल्ड प्राइस रिस्क का अगर हेज करना है हमारे साथ तो वो हेज भी कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स जो बैंक है, जो भी नॉमिनेटेड बैंक्स नोटिफाइड बाय RBI हैं, वो हमारे साथ एज ए स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट भी जुड़े हुए हैं। जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स जो हैं वो भी IFSC की जो भी बैंकिंग यूनिट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें 4 बैंक्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें SBI जो है वो गवर्नमेंट बैंक है, और एक्सिस है, HDFC है, और ICICI बैंक है। सप्लाई साइड पे जो है वो इंटरनेशनल बुलियन बैंक्स, रिफाइनर्स और बुलियन ट्रेडर्स हमारे साथ एज ए क्वालिफाइड जो सप्लायर जुड़े हुए हैं। तो आज की डेट में हमारे साथ जो है वो जो सप्लायर हैं 37 सप्लायर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 3 वोल्ट्स गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड हैं और 1 वोल्ट जो है वो चेन्नई में है। यहाँ पे एक यूनिफाइड, यहाँ पे जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन डिपॉजिटरी भी है जो आपके डीमैट अकाउंट मेंटेन करती है। जब भी गोल्ड आता है या ट्रांजैक्शन हो जाती है तो बीडीआर आपके डीमैट अकाउंट में आती है। तो वो जो बीडीआर है और वो जो डीमैट अकाउंट है आपका, दैट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय IIDI, तो IIDI उसको मेंटेन करता है। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो गोल्ड को हेज करने के अलावा स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं। तो जो भी ओवरसीज एंटिटीज हैं वो हेजिंग के अलावा स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं। ये कुछ रिजर्व बैंक के रिलेटेड सर्कुलर्स हैं IABX से रिलेटेड, जिसमें IABX को कैसे वो डॉलर भेजना उन्होंने अलाउ किया था कि 11 डेज तक आप डॉलर यहाँ पे भेज सकते हैं, और विद इन 11 डेज यू हैव टू फाइल द बिल ऑफ एंट्री। वैसे गोल्ड प्राइस रिस्क का हेजिंग के सर्कुलर्स है जो 12 दिसंबर 2022 को आया था, बाद में 15 अप्रैल 2024 को वो अमेंडेड होके आया। वो सर्कुलर सारे दिए हुए हैं जो IABX से रिलेटेड हैं। तो दीज आर द सर्कुलर्स विच आर रिलेटेड टू IABX. How qualified jewelers and TRQ holders can send US dollar to IABX, that is there, that circular is also there. Overseas entities or the Indian entities who have a price risk of gold, how they can hedge their price risk, that circular is also there, which is amended later on 15th April 2024. So circular's details related to IABX is there. Existing products हैं हमारे IABX के, जिसमें 9951 kg का है, LBMA UAGD दोनों हैं, और TRQ वाला कॉन्ट्रैक्ट भी है उसमें, UAGD TRQ गोल्ड।
और दूसरा है LBMA 999 T+0 है, UAGD T+999 T+0 है, UAGD TRQ 999 T+0 है। और 1 किलो का भी कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास और 100 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा हमारे पास सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सिल्वर बार्स T+0 LBMA है, UAGD सिल्वर बार्स T+0 है। और एक सिल्वर ग्रेन का कॉन्ट्रैक्ट है जो 20 kg का है, सिल्वर ग्रेन LBMA T+0 20 kg, UAGD सिल्वर ग्रेन T+0 है, वो भी 20 kg का है, UAGD सीपा सिल्वर ग्रेन T+0 है, वो भी 20 kg का है। तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट आवर्स जो है हमारे अभी वो 9 से लेके 6:30 तक है। सेटलमेंट हम लोग एवरी 30 मिनट सेटलमेंट करते हैं, जिसमें अगर आपने 9:29 को ट्रेड किया तो 9:30 को आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और सेटलमेंट जो है वो 100% इन BDRs ही होगा आपका। अभी 2 डिलीवरी सेंटर है, गिफ्ट सिटी है और चेन्नई वोल्ट है, तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो सप्लाई साइड सप्लायर्स हैं उनका भी फंड हम लोग दिन में 3 बार सेटल करते हैं, एक 12:15 बजे, 12:15 पर, 3:15 पर और शाम को 7 बजे। सो वी हैव LBMA 995 1 kg T+0 contract, UAGD 995 T+0 contract, UAGD TRQ 995 T+0 contract, ये 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड वी हैव LBMA 999 T+0 contract, UAGD 999 T+0 contract, UAGD TRQ 999 T+0 contract, which is a 100-gram contract. We have silver bars contract also, silver bars LBMA T+0 30 kg contract, UAGD silver bars T+0 30 kg contract, silver grains LBMA T+0 20 kg contract, UAGD silver grains T+0 20 kg contract, UAGD SIPA silver grains T+0 20 kg contract. The market hours is from 9 to 6:30 for the trading, and settlement is compulsory in BDRs. BDR is being settled every 30 minutes around the clock, and we have 2 delivery centers at 2 contracts you can trade at Gift City or in Chennai. These are the global first initiatives which has never done anywhere in the world, where every bar you trade on the IABX, each has a 1-to-1 congruence with the physical gold. So what are BDR you are trading in the IABX? It means there is a gold bar associated with in the depository, in the vault. And we are the first global exchange who settle the BDRs every 30 minutes round the clock. And payout directly go to the buyer's account, Demat account. Fund we settle 3 times in a day, 12:15, 3:15 and 7 o'clock. So this reduces the time for the suppliers also and for the buyers also. So buyers, after getting the BDR in 30 minutes, they can file the bill of entry. So ये कुछ ग्लोबल फर्स्ट इनिशिएटिव है जो IABX ने लिए हुए हैं। इसमें जो आपका BDR है उसका 1-to-1 कॉन्ग्रुएंस है फिजिकल गोल्ड से। और हम लोग ग्लोबली फर्स्ट एक्सचेंज है जो एवरी 30 मिनट सेटलमेंट करते हैं BDR का। और जो BDR का डायरेक्ट पे आउट होता है वो बायर्स के डीमेट अकाउंट में जाता है। फंड हम लोग 3 टाइम दिन में सेटल करते हैं, 12:15 पे, 3:15 पे और शाम को 7 बजे। तो इस पे क्या है कि टैट कम हो जाता है, आपको 30 मिनट्स में आपकी BDR मिलेगी तो आप इमीडिएटली अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। वैसे ही सप्लायर को अपना जो है वो डॉलर मिलते हैं, वो भी उसका साइकिल जो है वो रोटेशन बढ़ जाता है, इजी हो जाता है उसको। सो हाउ यू कैन बिकम ए क्वालिफाइड ज्वेलर। इसमें क्वालिफाइड ज्वेलर में आपकी वही 25 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, कंपनी 3 साल पुरानी हो, आपका 90% एवरेज टर्नओवर जो है वो प्रीशियस मेटल में होना चाहिए। तो दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फॉर क्वालिफाइड ज्वेलर्स। So how you can become a qualified jeweler? The entity must be 3 years old. You must have a minimum net worth of 25 crores. Your 90% of average annual turnover in last 3 financial years should be dealing in precious metals. You should be fit and proper. So these are the prescribed norm for becoming a qualified jeweler. Prescribed norm for being a valid India UAE TRQ holder. So how you can become a valid India UAE TRQ holder with the IABX?
you must have a valid TRQ certificate issued by the DGFT. This is the main criteria. Post that, you can have to submit the documents to the IABX, but main criteria is that a valid TRQ license is very important. तो हाउ यू के आप IABX में वैलिड इंडिया यूएई TRQ होल्डर कैटेगरी में कैसे ऑनबोर्ड हो सकते हैं? उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके पास जो है वो वैलिड TRQ लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं, वैलिड हो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बाकी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो, GST हो, वो सब चीजें तो दूसरी हैं जो सबके पास ही रहेंगी। तो अभी तक का हम आपको बता देते हैं। क्वालिफाइड ज्वेलर जो है हमारे पास वो 168 जो है नोटिफाइड हो चुके हैं IFSCA से अभी तक, और 15 एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। जो TRQ होल्डर्स हैं टिल 31 मार्च 2025 वो 441 नोटिफाइड हैं। क्वालिफाइड सप्लायर 37 है, तो लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। और एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस जो क्वालिफाइड सप्लायर्स की वो 11 है। जो ट्रेडिंग मेंबर्स जो है वो उसमें 4 बैंक्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और 3 प्राइवेट बैंक हैं, और नॉन बैंक जो है वो 15 है। So we have onboarded 168 qualified jewelers till now with us, which are being notified by the IFSCA. 15 applications are under process. Valid India UAE TRQ holders 441 has been notified by the IFSCA till 31st March 2025. We have onboarded 37 qualified suppliers on the sell side, so there is a ample liquidity, and 11 applications are under process. 19 members has been onboarded with us, out of which 4 are bank, 1 is a public sector bank, and 15 are the trading members. Total gold imported volume from the IABX till 31st March 2025. So cumulative volume we have done 101 tons till 31st March 2025. First year we have done 411 kgs, then we have done 7.9 ton. This year we have done 933 tons. And in the Chennai contract, we have done 3.6 ton of the volumes. तो गोल्ड में हमने 31 मार्च 2025 तक जो है वो 101 टन का काम कर लिया है टोटल, जिसमें से 411 टन 22-23 में किया, 7.9 टन जो किया वो 23-24 में किया, और 24-25 में किया 93 टन। जो हमारा चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने 3.6 टन का काम कर लिया है। सो दिस इज बीइंग इंडिया यूएई TRQ कोटा। तो फर्स्ट ईयर में 120 टन इशू हुआ था, सेकेंड ईयर में 140 टन इशू हुआ, थर्ड ईयर में 160 टन इशू हुआ, और इस साल जो है वो 180 टन इशू होगा। This is the India UAE TRQ quota. India UAE SIPA TRQ quota. First year 120 ton has been issued. Next year 140 ton was issued. Next year 160 ton was issued. And this year for financial year 25-26, 180 ton will be issued. And then next year onward, 200 tons. So why to take the TRQ gold from IABX? There is a notification from the Department of Revenue, notification number 66 by 2023, dated 22nd December 2023, which says when importer and TRQ holder is the same entity, then IGCR rules shall not applicable. Which means when you import from the IABX, you yourself is the TRQ holder and you yourself is the importer. You file the bill of entry on your own. So which means you yourself is the importer. Then IGCR rule is not applied on you. So that is the major benefit. You need not to do any reporting to the customs. तो मेजर बेनिफिट जो है IABX में कि आप क्यों यहाँ पे आए, क्यों TRQ गोल्ड IABX से ले, उसका मेजर बेनिफिट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 66 बाय 2023, जो 22 दिसंबर 2023 को आई थी। वो नोटिफिकेशन बोलती है कि अगर आप इंपोर्टर और TRQ होल्डर अगर एक ही एंटिटी है तो उसको IGCR के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे।
तो ये मेजर बेनिफिट है इसके लिए जो है वो आप लोग IEBEX में आइए और हमारे साथ जुड़िए। Now we will go for pre-TRQ onboarding and documentation process. How you can do pre-TRQ onboarding with us और उसका documentation का process क्या रहेगा। First of all, you have to click on iibx.co.in in your browser. iibx.co.in टाइप कीजिए अपने ब्राउजर पे। उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी एक। क्लिक ऑन मेंबरशिप एंड देन क्लिक ऑन इंडिया UA वैलिड इंडिया UAE TRQ होल्डर। Once you click on that, the next screen you will see like this. Once you see this screen, click on Valid India UAE TRQ holder forms. Download all the application forms from there. Although IIBX BD team has already mailed to many entities, they have already approached, but for those who don't have that, they can also email on bd@iibx.co.in with your entity name, your mobile number, and your location. So we will also send you these onboarding documents. Otherwise, you can also download from our website also. So click on Valid India UAE TRQ holder forms. Once you click there, a zip file will be open. Once you click that, you will see like this. Annexer B, Annexer A, and SOP for application as Valid India UAE TRQ holder. So once you click on Annexer V, Annexer 1A, Annexer 1B, Annexer 2A, Annexer 2B, and Annexer B will open. This is how you will see once you open that file. तो जब भी आप जो है वो हमारी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जाएंगे तो वेबसाइट आपको ऐसी दिखेगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे आप पे क्लिक करना है, उसके बाद वैलिड इंडिया UAE TRQ होल्डर्स पे क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो ऐसी स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद आपने वैलिड इंडिया UAE TRQ होल्डर्स फॉर्म पे क्लिक करना है। बहुत से लोगों को हमारी IIBX की BD टीम ने ऑलरेडी फॉर्म मेल कर दिए हैं ऑनबोर्डिंग के। जिनको भी नहीं मिले हैं या जो अभी भी ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या IIBX की bd@iibx.co.in पे मेल कर सकते हैं। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन लिख के मेल कर दीजिए, आपको हमारी BD टीम कांटेक्ट कर लेगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक फाइल खुलेगा, जिप फाइल रहेगा। जिप फाइल पे आपने क्लिक करना है। तो पहले आपको दिखेगा एनेक्सर बी, फिर एनेक्सर ए, फिर SOP फॉर एप्लीकेशन एज वैलिड इंडिया UAE TRQ होल्डर। इस पे क्लिक करने के बाद आप एनेक्सर बी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एनेक्सर 1A, एनेक्सर 1B, एनेक्सर 2A, एनेक्सर 2B एंड एनेक्सर बी। ये सब आपको फाइल्स वहां पे दिखेंगी। अब बहुत से लोगों का क्या सवाल आता है कि भाई मैं तो प्रोपराइटर हूं, मैं कौन से वाले भरूं। कुछ बोलते हैं मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनरशिप में कौन से वाले भरूं। कुछ बोलते हैं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड हूं, मैं लिमिटेड हूं, मैं कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स भरूं। So when people open these documents, they have a query that I am a proprietor, I am a partner, I am a LLP company, I am a private limited, I am a corporate. So which documents should I fill? So for doing ease to that, we have prepared this document list on an entity wise. Proprietor के लिए अलग है, partner के लिए अलग है, पार्टनरशिप के लिए अलग है और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के लिए अलग है। तो अभी पहले प्रोपराइटर की बात करते हैं कि अगर प्रोपराइटर है कोई तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट भरने हैं और क्या उसको करना रहेगा। तो जो ये एनेक्सर ए है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। ये एनेक्सर ए का मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये देखिए आप। ये एनेक्सर ए इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज वेदर इट इज प्राइवेट लिमिटेड, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, LLP, कॉर्पोरेट, कोई भी है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है एनेक्सर ए। The annexure A which I have enclosed below is applicable to all the entities, whether it is proprietor, private limited, LLP, body corporate, कोई भी है, सबके लिए it is applicable है। वो आपको भरना है। तो जब आप इसमें जाएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर IV ABC इंटरप्राइजर प्राइजेज, प्रोपराइटर नेम आपने लिखना है वहां पे। वो इसके लिए क्योंकि बहुत से सेम नेम से कंपनीज आ रही हैं तो इट विल
इज अवर मेंबरशिप टीम टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये प्रोपराइटर अगर एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड में प्रोपराइटर का नाम लिखा है, तो इट विल इजी फॉर देम टू आइडेंटिफाई कि अगर इस नाम से 5 कंपनियां भी आ गई तो ये प्रोपराइटर नेम तो डिफरेंट होगा। तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रोपराइटर नेम है, पार्टनरशिप नेम है या प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम है आपकी कंपनी का, वो जरूर लिखिए इसमें कि आई बी एबीसी इंटरप्राइजर प्रोपराइटर दिनेश कुमार और राजेश जैन, और जो भी नाम है आपका वो डालिए, हैविंग पैन नंबर दिस। ये भरने के बाद आपका if you have the same registered address and correspondent address, if both the address are same, then you can write in correspondence same as a registered address. If both address are different, then write both the addresses, but you should ensure that the proof of address you have to submit separately for both the addresses. तो जो भी आपकी एड्रेस है, अगर रजिस्टर्ड एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो उसमें सेम एज रजिस्टर्ड एड्रेस लिख दीजिए, लेकिन दोनों को आपको जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा। और अगर दोनों सेम है तो लिख दीजिए सेम है, जब दोनों अलग अलग है तो अलग अलग आपको एड्रेस का प्रूफ देना है। आपको यूटिलिटी बिल दीजिए आपको, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, सेल डीड दीजिए, रेंट एग्रीमेंट दीजिए, वो आपको देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे योर्स फॉर द फेथफुली में आपको साइन करना है, और जो भी प्रोपराइटर है उनका नेम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ताकि क्या हमारी टीम को, वो टीम हमारी कांटेक्ट कर सके। तो इसमें आपको करेक्ट नंबर एकदम देना है आपका, जो भी पर्सन आपके हैं, ओनर या जो भी प्रोपराइटर है उनका दीजिए। फॉलोअप चाहे आपका अकाउंट्स का बंदा कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे आपने आपका जो प्रोपराइटर है उनका ही नाम भरना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन में केवाईसी डिटेल जो है, पैन, आधार, ये रहेगा प्रोपराइटर का। ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड आपका तभी लगेगा जब आपका घर से ही काम करते हैं आप, तो आपने आधार कार्ड दे देंगे तो वो भी चल जाएगा। जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसमें आपने इंडिविजुअली सर्टिफाइड करना है, और जो एंटिटी के डॉक्यूमेंट हैं दैट वो जो है वो एंटिटी साइन सर्टिफाई करेगी। जैसे आपका जीएसटी सर्टिफिकेट है तो प्रोपराइटर साइन करेगा और अपना स्टैंप लगाएगा। इंडिविजुअल में वो इंडिविजुअल साइन करेगा, स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जीएसटी सर्टिफिकेट देना है, कैंसल चेक दे सकते हैं, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको देना पड़ेगा, डीजीएफटी का पेमेंट कंफर्मेशन का रिसीट जो है उसका मैं दिखा देता हूँ। बहुत से लोगों का क्वेरी आ रहा था कि क्या रिसीट बोल रहे हैं, तो ऐसी एक रिसीट आपको आई है जिसमें डीजीएफटी ने लिखा हुआ कि 1 लाख रुपए का आपका पेमेंट हो गया, वो रिसीट आपको देनी है एपेक्स को। उसके बाद देना है आपको डीजीएफटी टीआरक्यू सबमिशन समरी, जो आपने जब सबमिट किया था पेमेंट करने से पहले फॉर्म, तो आपकी एक समरी जनरेट हुई थी ऐसी, अप्लाई फॉर टीआरक्यू। ये अभी ये फर्स्ट और लास्ट पेज मैंने लगाया हुआ है, कुछ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाल के, और बाकी जो चीजें वो हाइड करी हुई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें आपने ऐसी वो समरी आएगी, अप्लाई फॉर टीआरक्यू कोटा ऊपर लिखा होगा, लास्ट में डीएससी से आपने साइन किया तो डीएससी की डिटेल होगी, अगर आपने आधार साइन किया तो कुछ डिफरेंस डिटेल आएगी, वो आपने सबमिट करना है हम लोगों को। सो दोज हु आर प्रोपराइटर, they have to write their name, ABC Limited, proprietor Rajesh Jain, having PAN number this. So you should mention your proprietor name also. IB के आगे you have to write your entity name and your proprietor name. Once that is done, if your registered address is same, write registered address, and then in correspondence write same as registered address. If both are different, write different address supported by the proof of address signed by the proprietor along with stamp. In yours faithfully underneath, you have to sign stamp, write the name of the proprietor, email ID, and his contact number. PAN and Aadhaar you can give. Aadhaar if you are doing your work from your home also, so Aadhaar, your proof of address we will accept. If not, then you have to submit utility bill, rent agreement, or sale deed, whichever is applicable. Your GST certificate, latest bank account statement, cancel check, import export code, this has to be certified by the proprietor and with sign and stamp. DGFT payment confirmation slip, this is how it looks like, you have to submit that also. And DGFT TRQ submission summary, that looks like this, first page is like this, and then this is the last one. So you have to submit that also,
If you have signed your document from your DSC, then it will look like at point number 12 DSC details. If Aadhaar e-sign is there, then e-sign detail will be there. So you have to submit that also. So this is for the proprietor. When any company is a LLP or partnership firm, then as I told you, Annexure A is applicable to all. But apart from that, they have to fill Annexure 1V also. The rest other things will remain the same. Here you also have to mention the same things. This will be different. This you have to provide details of partners. You have to fill this Annexure 1V. This is only applicable to the LLP and partnership firms, not applicable to proprietor, to private limited or limited companies. So this only has to be filled by the partnership and LLP firms. All details, other details will remain the same from here. Legal entity identifier, if applicable, you have to submit that. It will be applicable to all entities having more than 50 crore of the turnover. And import export code, GST, DGFT payment confirmation receipt, as I told you, shown you earlier, DGFT TRQ submission summary. These three documents are common and above three documents are common. KYC, PAN, Aadhaar you have to submit, address proof you have to submit, GST you have to submit. Now here you have to submit the partnership deed. And you also have to submit additional document, partners resolution, authorization to act on behalf of the company. So this partner, for example, you have 10 partners and you have authorized one to sign the documents. Then you can give us that partner resolution, that this entity having this of the partners and authorize these partners to sign the documents for transaction in the IIBX. So that declaration you have to give. If you want, our team will share you the format also for the partner resolution. So here in the partner side, one additional document you have to give is this, Annexure 1V or partnership and LLP firm. This is the additional you have to give. Other documents will remain the same. तो जो पार्टनरशिप और एलएलपी कंपनियां हैं, उनका केवाईसी के लिए 1A तो देना ही है सबको. 1A के अलावा जो है उनको एनेक्सर 1V भरना है खाली, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं भरने हैं. बाकी उनको केवाईसी जो है पार्टनर्स का पैन आधार देना ही है, फर्म का पैन देना है और एड्रेस प्रूफ देना है उनको. जीएसटी सर्टिफिकेट देना है जो सबके लिए एप्लीकेबल है. पार्टनरशिप डीड आपको देनी है. एलएलपी का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट देना है अगर एलएलपी है तो. और पार्टनर रिजोल्यूशन देना है कि हमारे ये जो है 4 पार्टनर हैं, उसमें से ये 2 पार्टनर्स को वी ऑथराइज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट जो है वो उसका एक आपको देना पड़ेगा रिजोल्यूशन. अगर आपके पास फॉर्मेट है तो ठीक है, नहीं तो हमारी मेंबरशिप टीम आपको फॉर्मेट दे देगी. कैंसल चेक या लेटेस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है आपको. लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर देना है आपका अगर आपके पास है तो. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको देना है. डीजीएफटी का पेमेंट कंफर्मेशन रिसीट जैसे हमने पहले आपको दिखाया एग्जांपल, और डीजीएफटी टीआरक्यू सबमिशन समरी वो आपको देनी है हम लोगों को. अब जो डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनीज, तो जो प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें एनेक्सर ए सबको भरना है. जैसे मैंने बताया इट इज फॉर ऑल, ये आपने भर दिया. एनेक्सर ए भरना है अपने सबने. इसके अलावा जो है आपको एनेक्सर 1A डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर आपको देनी है. एनेक्सर 2A शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है आपको. ये डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर आपने भर दिया यहाँ पे सारी, ये सब आपको भरना. अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है मैनेजिंग डायरेक्टर लिखना है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो लिखना है, चेयरपर्सन है चेयरपर्सन लिखना है. ये सारी डिटेल आपने भरनी है एनेक्सर 1A में. और जो आपका एनेक्सर 2A है उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है कि आपके जितने भी प्रमोटर हैं उनके माना 10 शेयर है, 100 शेयर है, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, वो आपने भरना है. तो उसको मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट पेड अप आपका आ जाएगा दोनों का. पेड अप डालने के बाद आपने उसका परसेंटेज निकालना कि टोटल शेयर होल्डिंग में से कितना परसेंटेज इनका है. उनका पैन नंबर लिखना है. ऐसे अगर आपकी एडिशनल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके 5 डायरेक्टर हैं तो ये नीचे आप 2 3 4 5 ऐड कर सकते हैं इसके नीचे, वो सब भरना. और आगे आपकी जैसे प्रमोटर कंपनी का किसी का वहां पे
शेयर होल्डिंग है वहां पे, इक्विटी है 10% से ज्यादा, तो आपको 2B भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 10% से ज्यादा है, अदर्स वाला सेक्शन जो है कि प्रमोटर ग्रुप का आपका कितना इक्विटी है वहां पे, तो उसका आपने CI नंबर यहाँ पे भरना है साथ में। प्रमोटर कंपनी के लिए अगर प्रमोटर कंपनी का इक्विटी है 10% से ज्यादा तो, और नॉन प्रमोटर कंपनी का अगर 10% से ज्यादा है तो ये नीचे वाले कॉलम में भरना है, नॉन प्रमोटर ग्रुप का। और नॉन प्रमोटर जो भी है आपकी, वो उनका नीचे B वाले सेक्शन में भरना है। अब अगर आपका मानना प्रमोटर या नॉन प्रमोटर दोनों में से 10% से ज्यादा किसी का है शेयर होल्डिंग, तो आपको सेक्शन 2B भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 2B में आपने जो है फिर वो उस कंपनी के लेटर हेड पे देना है जो कंपनी का यहाँ पे 10% से ज्यादा इक्विटी है, कि ये कंपनी की ये प्रमोटर है, नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, फेस वैल्यू इतना है, अमाउंट पेड अप इतना है, और परसेंटेज ऑफ टोटल कितना आया। पैन नंबर आपको डालना है उनका। फिर ये उनके लिए जो प्रमोटर ग्रुप वाला है। अब नॉन प्रमोटर ग्रुप का किसी का इक्विटी है तो उनको ये भरना है नॉन प्रमोटर का, लेकिन यही वही नॉन प्रमोटर कंपनी के लेटर हेड पे देना है आपको। नेम ऑफ द प्रमोटर, नंबर ऑफ शेयर्स हेड, फेस वैल्यू, अमाउंट और पैन नंबर। अब मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, Annexure A is applicable to all. Thereafter, you have to fill Annexure 1A, in which you have to fill details of the director. In Annexure A, you have to fill the details of the director. Who are the director? If someone is director, managing director, chairman, whole-time director, executive director, non-executive director, whatever is there, you have to write and mention that. You can add more columns, more rows, whatever is required for you. So you can add that. Once you fill that, you have to fill Annexure 2A, which is a shareholding pattern. You have to write the name of the promoter and number of the share held, face value, amount paid up, percentage of the shares, and then his PAN number. You can add more column and rows here. Wherever is required, you can add that. And if any of the companies, your group company has a shareholding on the same company, you have to mention that in others. Again, write number of shares, face value, amount paid up, percentage of total, and SIN number of that company. If non-promoter group has a shareholding in your company, then you have to mention in the point number B, non-promoter group shareholding, along with SIN number. If you write any of the one, non-promoter group or promoter group shareholding, then Annexure 2B will be applicable to you. Details of shareholders having holding more than 10% of the shares, then you have to fill that. It is for the promoter group. If same group companies are there having more than 10%, then you have to fill that also, name of the promoter, on this company's letterhead. Not your applicant company, but on the companies whose equities are there or capital holding is there. You have to fill that. And if non-promoter is there, then you have to fill that. It is a single form, but I have just bifurcated for your easy understanding. It is section A of the same form. It is section B of the same form. Section Annexure 2B. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वही देना है, इसका MOA देना है, COA देना है, AOA देना है, बोर्ड रेजोल्यूशन देना है आपको। इसमें जितने भी आपके प्रमोटर डायरेक्टर्स में से आप किसको ऑथराइज कर रहे हैं टू साइन द डॉक्यूमेंट्स और टू टेक द एक्टिविटी इन द ABX, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन आपको देना है, कैंसल चेक देना है, LEI नंबर देना है, IC देना है, DGFT पेमेंट कंफर्मेशन रिसीट देनी है, जो हमने पहले दिखा दिया आपको सिंपल उसका। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। और KYC ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें होएगा, और शेयर होल्डर्स और KMPs, इसमें KMPs का भी होगा। CFOs है आपके या CS है, उनका भी KYC होगा, तो उनके भी आपको डॉक्यूमेंट आपने देने हैं, आधार, पैन, पासपोर्ट जो भी अवेलेबल है वो आपको देना पड़ेगा उनका। तो हियर you have to share the KYC details of the directors, shareholders, and KMPs also, which was not applicable in proprietor, but here you have to share these, and you have to share
LEI also, legal entity identifier certificate, IC code, DGFT payment confirmation receipt, DGFT TRQ submission summary, COA, MOA, AOA you have to submit, GST and other details you have to submit. So now once you have filled the application form, what you have to do is you have to again log in the iabx.co.in. जब आप अपना फॉर्म भर लेते हैं तो आपको दोबारा iabx.co.in पे लॉगिन करना है, उसको टाइप करना है अपने ब्राउजर पे। आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। देन यू विल सी द स्क्रीन लाइक दिस। क्लिक ऑन मेंबरशिप। मेंबरशिप पे आपको क्लिक करना है। मेंबरशिप पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहां पे आपने पोर्टल पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन मेंबरशिप यू विल सी अ स्क्रीन लाइक दिस। क्लिक ऑन पोर्टल। पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है पॉइंट नंबर 6 पे, सीरियल नंबर 6, ऑनलाइन मेंबरशिप पोर्टल। देन आफ्टर सीइंग दिस स्क्रीन यू हैव टू क्लिक ऑन पॉइंट नंबर 6, ऑनलाइन मेंबरशिप पोर्टल। क्लिक देयर and then you will see a screen like this. This is a online IABX membership portal where you have to register. ऐसा आपको पोर्टल दिखेगा। IABX का मेंबरशिप ऑनलाइन पोर्टल है ये। यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जो रजिस्टर पे क्लिक करने के लिए आपके प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको रजिस्टर करना है तो क्या क्या चाहिए। सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट बिफोर यू रजिस्टर ऑन द IABX मेंबरशिप पोर्टल। सो ये प्री रिक्विजिट है। आपके पास जो है वो आपकी एंटिटी की डिटेल होनी चाहिए, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल होना चाहिए। ये उसके साथ में आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। जो पासवर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन रहेगा आपका अपर एंड लोअर कैरेक्टर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का, वो आपको करना है, यहाँ पे डालना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ द एंटिटी, अ वैलिड ईमेल आईडी एंड एंटर ए valid mobile number here, and you have to choose a password. Password should be combination of 8 characters, lower and upper both, and some special character. Then you have to click on register. Once you click on register तो आपको जो है OTP आएगा ईमेल पे, आपकी ईमेल पे OTP आएगा। ठीक है, ईमेल पे OTP आने के बाद आप जो है वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, एंड देन जो भी क्रेडेंशियल आपके हैं वो डालिए आप, यूजर नेम पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक करिए। जो रजिस्टर मेल पे OTP आया वो आपने यहाँ पे डालना है। फिर देन पुट योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हियर। क्लिक ऑन लॉगिन, यू विल गेट ए OTP ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। एंटर द OTP हियर एंड क्लिक ऑन लॉगिन। Once you log in you will see a screen like this. You have to click on apply for India UAE TRQ holders. जब आप उस पर क्लिक करेंगे लॉगिन पे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, एक ब्लैक स्क्रीन, ब्लैंक, जिसमें लिखा होगा अप्लाई फॉर। तो आपको ये ड्रॉप डाउन से नीचे सेलेक्ट करना है इंडिया UAE TRQ होल्डर्स। आप वहां पे क्लिक करिए और नीचे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जब अप्लाई पे आपको क्लिक करेंगे तो यू हैव टू फिल द बेसिक डिटेल्स। बिल्कुल बेसिक डिटेल आपको भरनी है, जिसमें आपकी कंपनी का नाम पूछेंगे, आपकी एंटिटी टाइप आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, प्रोपराइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, जो भी आपकी टाइप ऑफ कंपनी है वो आप सेलेक्ट करिए। ईमेल आईडी डालिए, आपकी रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखिए। आपका एप्लीकेशन टाइप में यू हैव टू मेंशन इंडिया UAE TRQ होल्डर। ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा वहां पे कि आप वो मेंशन करिए, और कॉन्टेक्ट नंबर डालिए आपकी एंटिटी का। तो कॉन्टेक्ट नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन पे डाला और यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं। सो नाउ ऑन दिस स्क्रीन यू हैव टू फिल द बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स, नेम ऑफ द एंटिटी, टाइप ऑफ द एंटिटी यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, वेदर इट इज ए प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, you have to select from there. You have to type your register address. Type of application you have to mention India UAE TRQ holder, that you compulsory have to mention over there, and then enter the correct number of the entity. So entity का आपको नंबर डालना है वहां पे। Mobile numbers can be different, can be same. What you have registered over there, you can mention that also. You can put other mobile number also.
So once you fill these details, underneath you have to fill the billing details for invoice. Now you have to fill the billing details for the invoice. So on which, whatever or whichever address you want the billing invoice, you can type here. For whatever you type, you upload the supporting document. You have to upload the GST number also. So GST certificate you have to upload over there. And for billing address, you have to share the supporting documents also. Many people are raising query that we are being asked to mention the trading member name. So there is a directory in our website, or there is a link also. You can click on that. You can put a trading member name over there. But if you have not decided, then you can write there, we have not decided, we'll fill it up later. Or we have not decided. You can fill whatever you want here. If you have decided, you can put your trading member name also. Then you have to click on save and next. तो यहाँ पे आपने जो भी बिलिंग डिटेल पे आपको इनवॉइस चाहिए, वो इनवॉइस का खाली ये इनवॉइसिंग पर्पस के लिए है, वो वहां पे बिलिंग एड्रेस आपने डालना है और उसका जो है वो एक एड्रेस प्रूफ आपने जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, चाहे आप जीएसटी नंबर लगा रहे हो तो जीएसटी नंबर डाल दीजिए इसमें, और जीएसटी आपका 25 स्टेट का और आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का ही इनवॉइस चाहिए तो आप वो अपना यहाँ पे जीएसटी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टीएम का नाम अगर आपको पता है कौन से टीएम के साथ आप काम करना चाह रहे हैं या आपको किसी टीएम ने रेफर किया तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डिसाइड किया है तो आप लिख सकते हैं वी विल डिसाइड इट लेटर। और टीएम की डायरेक्टरी हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी है, ट्रेडिंग मेंबर्स की डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। उसके बाद आपने क्लिक करना है, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। सो वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल सी लाइक दिस, enclosure screen. Okay, here you have to submit annexures, all annexures, whichever is applicable to you. This screen will open based on the type of entity you have selected. Okay, if you have selected private limited, there are other columns also. It is just for the sake of your understanding, I have taken few screenshots. If you have selected private limited types of documents will be appear here for uploading. If you have selected proprietor, then the proprietor documents will be appear here. Then you upload the respective documents. Click on submit. Here some people are asking that we are being asked to upload the IIDI document also. If some documents you have not prepared or not available with you, or maybe related to some other entity, you can upload a blank paper and write we will fill it later. You can upload a blank paper on that also. So there is no need for any worry that you are not able to upload the document or something like this. There is no issue on that. Once you submit your application here, click on submit, you will receive automatic email from IABX department. You need not to reply on that. It is just a acknowledgement email that your application has been submitted successfully. So once you receive this mail, it means your work is done. Then IABX team will see your documents, and after seeing your documents, it may be possible that some documents are missing, or some stamps are missing, signings are missing, or you have not uploaded some documents, or your documents are not eligible. Make sure whatever document you upload, that should be in zip file. If some documents are more, for example, you are uploading director KYCs, you have 10 directors and you're uploading their PAN cards or their Aadhaar cards. So you make a zip file of that. And you also make sure that documents are clearly eligible. They should be visible properly. So if something is not there, then our team will assess, or you can see, scrutinize your document, and they may raise further clarification, or they may ask for further documentation, further clarification also. तो जब आप सबमिट कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट, तो आपको जो है वो हमारी तरफ से एक्नॉलेजमेंट की मेल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो गए हैं ऑनलाइन। उसके बाद हमारी मेंबरशिप टीम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को देखेगी, उनको असेस करेगी, उनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो जो है उसमें वो क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेंगे। आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना कि आप डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करें जिप फाइल में डालें, कोई आपके बड़े डॉक्यूमेंट जिप फाइल में डाल दीजिए,
वो क्लियरली एलिजिबल हो, विजिबल हो हमारी टीम को। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं विजिबल है या क्लियर नहीं है, या कुछ डॉक्यूमेंट उनको एडिशनल चाहिए जो नहीं सबमिट करें आपने, या फॉर्म गलत भरा है, तो वो फर्दर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। तो आपको फिर वो जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही अपना जो है क्लैरिफिकेशन डालेंगे, तो आपको एक मेल जाएगा, ऐसा मेल एक आपको आएगा, फॉलो अप क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो IIBX membership team has raised follow-up clarification in submitted membership form. Request you to log in and check. जब आपको ऐसी ईमेल आती है, मतलब हमारी टीम ने आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर लिए हैं और उसमें उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन आपसे मांगा है या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा है, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू लॉग इन अगेन। जब भी आपको कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड का मेल आता है, देन यू हैव टू लॉग इन अगेन। वंस यू लॉग इन, यू विल सी अ स्क्रीन लाइक दिस। ओके, you have to click on details, log in and click on view details. You have to log in करना है आपको and you have to click on view details. आपको log in करने के बाद ऐसी स्क्रीन दिखेगी, ये किसी की स्क्रीन है हमारी, हमने उसको ब्लैकआउट किया हुआ है ताकि आपको ना दिखे। तो आपने जाना है अपना लॉग इन करके डिटेल्स पे क्लिक करना है आपने। When you click on details, you will see a screen like this. तो यहाँ पे बेसिक डिटेल है, इनक्लोजर्स है, एक्सचेंज कमेंट्स है। यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सचेंज कमेंट्स। तो एक्सचेंज कमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप एक्सचेंज कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस इज सैंपल, यहाँ पे लिखेगा कमेंट फ्रॉम एबीसी लिमिटेड मैसेज। तो यहाँ का इसका मतलब जो भी मैसेज होगा वो हमारी टीम ने रेज किया है, आपकी क्वेरी या क्लैरिफिकेशन कुछ मांगा कि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, या आपका ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें साइन स्टैम्प जो है वो नहीं है, मिसिंग है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, whenever you log in, you will see a exchange comment section. Go down there and see the message from our team. You read the message. There may be some documents are missing, some sign stamps are not there. You just go to that section, and then after seeing that, what you have to do, you have to prepare that document, go on follow up documents. After exchange comments, there is a section follow up documents. You just go there, whatever documents is being asked, you just upload that. If they have asked an excerpt A, then excerpt A will be open for you to answer that. You just click on there, upload your file and submit it. Once you submit, then it will be available to our team to check. They will check and process it. Whatever query will be there, जो भी आपकी क्वेरी वहां पे हमारी टीम ने रेज करी एक्सचेंज कमेंट्स में, आप उसको जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी टीम को मैसेज आ जाएगा कि आपने रिस्पॉन्स कर दिया, तो हमारी टीम उसको ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से देख लेगी। जैसे आपको वहां पे क्लैरिफिकेशन मांगा तो आपको मेल गया ऑटोमेटिक, वैसे ही जैसे आप उसको सबमिट करेंगे यहाँ पे हमारे पोर्टल पे, तो हमारी टीम को इमीडिएटली यहाँ पे ईमेल आ जाएगा कि हाँ उन्होंने क्वेरी को रिस्पॉन्ड जो है वो कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। जैसे ही हो जाएगा तो योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये प्री ऑनबोर्डिंग है, और आपको जो है जैसे ये सब डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे, उसके बाद में लास्ट में जब भी आपका TRQ लाइसेंस आता है तो उसकी कॉपी आपको साइन स्टैम्प करके हमारी टीम को सबमिट करनी है इमीडिएटली, जब भी आपको लाइसेंस आएगा। अब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, फिर बाद में आपको लाइसेंस की कॉपी ही सबमिट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। So when your application is being done with us, finally whenever you will get the TRQ license, you have to submit us the sign stamp copy of that TRQ license only. Other documents are done with us. So you have to submit that TRQ license copy once you get that. You can also visit our knowledge center section. There are so many PPTs, presentations, videos. You can refer to them. You can go to circular section also. They are all circular related to IIBX. You can refer them. पंकज जी। जी सर। हाँ जी सर। अब क्वेरी है किसी का तो क्वेरी ले लेते हैं। हाँ सर, एक दो क्वेश्चन ही लेते क्योंकि टाइम हो भी गया ना काफी। हाँ जी। जिसका कोई सवाल हो अपना हैंड रेस कीजिए। हाँ रौनक जी पूछिए ना। गुड आफ्टरनून सर, एम आई ऑडिबल सर? ये ऑडिबल ऑडिबल। जी सर। सर लास्ट टाइम भी एक डाउट था मेरे को कि इफ एंटिटी इज अप्लाइंग फॉर TRQ and that
person that entity doesn't get allotted, तो उस वक्त क्या सीन रहेगा सर? उसने टीआरके प्रोसेस, आईआईबीएक्स प्रोसेस, नहीं, मतलब उसमें ऑलमोस्ट। क्या है ना, देखिए आपने हमें कोई फीस नहीं सबमिट करी है, तो हमने आपसे फीस तो कुछ नहीं ली है, बस ये कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अगर आपको नहीं मिलता है तो इट विल बी नल एंड वॉइड, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, तो यू नीड नॉट टू ओके, वरी। बट टीआरके एप्लीकेशन के लिए हम लोग जो फीस पे करते हैं 1 लाख एंड चिल्ला सर, तो हाँ उसके हाँ। लिए जो हमने जो फीस पे की एंड सडन एंड इफ पॉसिबली, इफ अगर अलॉट नहीं होता है, कोटा अलॉट नहीं होता है, तो उस वक्त क्या करने का सर? मतलब स्मॉल डाउट, वो सर पहली बार आपको अप्लाई करो। डीजीएफटी से ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट मैटर उसके रहेंगे, हमारे ओके, हमारे हाथ में तो नहीं है सर उसका आंसर करना, ये ओके, ओके, विद आउट ऑफ आवर परव्यू। ओके, यस यस, थैंक्स। किसी का कोई और सवाल? आई थिंक मुकेश, किसी का कोई सवाल नहीं है, सेशन एंड करते हैं। अच्छा, गौरव सुराना जी का एक। हाँ गौरव जी हेलो। पूछिए कुछ। जी सर। अभी हमारा फर्स्ट टाइम ही है टीआरक्यू के लिए, हाँ जी। तो अभी और क्या क्या करना पड़ेगा आगे, मतलब इसके लिए कुछ बैंक में भी स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? नहीं 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 सर, बैंक में इसमें कोई नहीं चाहिए स्पेशल अकाउंट, वो सिर्फ खाली जो है वो आपका हेजिंग अगर आपको करना है गोल्ड फ्यूचर्स में, तो गोल्ड फ्यूचर्स में हेजिंग के लिए आपको जो है वो बैंक से पहले लिमिट लेनी पड़ेगी, एक्सपोजर लिमिट, और फिर वो उनका स्पेशल अकाउंट खुलेगा। अगर आप आईआईबीएक्स में सिर्फ इसके लिए आ रहे हैं टीआरक्यू गोल्ड के लिए, तो उसके लिए यू नीड नॉट टू ओपन टीआर, मतलब स्पेशल अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। हाँ भरत जी पूछिए ना कुछ। हाँ नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर जैसे अपन आईआईबीएक्स में अकाउंट ओपनिंग का ये सब आपने सबमिशन बताया वो कर दिया, उसके बाद में आईआईडीए में अपने को अकाउंट ओपनिंग करवाना हो तो फिर उसका क्या प्रोसेस आगे? हाँ, आईआईडीआई के हम लोग ना आपको, जैसे आपका ये हो जाएगा तो हमारी जो बीडीटी में आपको वो नंबर शेयर कर देंगे उनका, तो आप उनके साथ फिर टच करके अपना जो है वो प्रोसेस करा सकते हैं डीमैट अकाउंट। ओके, और सर ट्रेडिंग मेंबर है, मतलब जो भी ट्रेड करना हो तो अपन आईआईबीएक्स के अलावा और किसी और ट्रेडिंग मेंबर से कर सकते हैं या फिर दोनों से कैसे? नहीं, ट्रेडिंग मेंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, हमारे साथ तो आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, ट्रेडिंग मेंबर आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। ओके। जी जी जी, वो ट्रेडिंग मेंबर तो यू हैव टू ट्रेड थ्रू ट्रेडिंग मेंबर्स ओनली। ओके, थैंक यू सर। जी सर जी। जी संदीप जी आप पूछिए अपना कुछ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे एडी जनरेट करके बीडीआर करने के लिए फास्टेस्ट बैंक सपोर्टिव कौन सी है? नहीं सर, सब बैंक तो अब तो बहुत बढ़िया यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया सर। अगर हमने मैं आपको फिगर बताता हूँ तो 93 टन किया है सर, तो हमने दिन में 1400 किलो का भी किया हुआ है, और रेगुलरली किया हुआ है, मतलब एक एक टन हमने 5 7 7 दिन के लिए भी किया हुआ है, तो अभी बहुत सपोर्टिव है सर। अब वो टाइम चला गया जब होता था ना कि अभी दिया है, सुबह 9:30 बजे रिमिटेंस दे रहे हैं और शाम को 4 बजे आ रहा है, वो टाइम गया सर। अभी तो सब बैंक और मतलब कम्प्लीटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर इसके लिए बैंकों ने कोई पोर्टल दिया है जिसके थ्रू ही डायरेक्ट काम हो जाए और 30 मिनट्स में ये पैसे डॉलर्स में नहीं, कन्वर्ट हो वैसा जाए? अभी तक कुछ नहीं है वैसा सर, बट इन फ्यूचर वी विल सी, अगर कुछ होता है तो वी विल अपडेट यू, सर फर्दर जैसे वेबिनार कर लेंगे जी। आगे एचडीएफसी बैंक आकर जुड़ा है तो क्या एचडीएफसी बैंक इसमें अभी भी आगे है? नहीं, सभी बैंक अच्छा काम कर रहे हैं सर, ऑल सब सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ। ऑलराइट, थैंक यू सर। जी जी। हेलो। हाँ मैम पूछिए ना कुछ। सर मुझे ना पूछना था, ये जो हमने वो वाला फॉर्म फिल करना है जिसमें 10% से ज्यादा जिनके शेयर्स हैं, तो उसमें जिनके 10% है वो भी हमें मेंशन करने हैं, या जिनके 10 से ज्यादा है सिर्फ वही करेंगे मेंशन? मैम देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में हम्म। 4 शेयर होल्डर्स हैं और उनमें से एक शेयर होल्डर 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, या हम्म। फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर 80% होल्ड कर रहा है, बाकी 10% से नीचे है, और जो वो ओके। 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है दैट इज ए नॉन इंडिविजुअल एंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो भी एक ओके। कंपनी है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, तो उस हम्म। केस में आपको उस कंपनी का आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है, उसमें सारे शेयर होल्डर आएंगे, और प्लस उस जो आपकी एंटिटी थी जो 10% से ज्यादा होल्ड कर रही है उसका केवाईसी भी आपको करना है, मतलब हाँ आपको वो पैन। तो ठीक है, लेकिन यस। जैसे हमारे कुछ शेयर होल्डर्स आते हैं जिनके शेयर्स 10% है, तो वो हाँ, हम उसमें मेंशन करेंगे, जो दूसरा वाला फॉर्म था ना नहीं नहीं जिनकी नहीं टेन नहीं, परसेंट से अबव है उसमें अगर उनका नहीं ना मेंशन करेंगे? नहीं नहीं, अगर आपका कोई नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है तो ही उसका फिल करके देना, अदरवाइज नहीं देना। अगर सारे इंडिविजुअल पर्सन है तो आपको खाली एक ही नेक्स्ट फिल करना है।
जो शेयर होल्डिंग वाला है। टू भी नहीं फिल करना फिर टू आपको। भी फिल नहीं करना, बस जो जो आपका शेयर होल्डर 10% से ज्यादा होल्ड करता है उसका केवाईसी आपको करना पड़ेगा, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है। और अगर एंटिटी है वो 10% से ज्यादा होल्ड करता है तो उसका फिर आपको फिर से आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है और उसका भी केवाईसी होगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। एंजल को पूछिए ना आपका क्वेश्चन। So what is the last date for applying, sir? There is no last date, sir. If you have already applied for the TRQ, this pre-onboarding is for the applicants who has already applied the TRQ in the DGFT. Uh-huh. DGST, I have already paid the fees, and this IABX also we are doing now. No, sir, so there is no last date. You can apply whenever you want. Okay, thank you. Yeah. MMJ बोलिए सर। हेलो। या मैम, हेलो। या ऑडिबल मैम, बोलिए ना। हाँ मैम, हाँ सर, ये हमारा एमएमजे बुलियन एलएलपी का है ना, न्यू है, नया ही भर रहे हैं हम लोग। तो उसमें डीजीएफटी का जो पेमेंट किया वो रिसिप्ट मांग रहे हैं, तो ये अभी तक आईआईबीएक्स का हुआ नहीं है, तो डीजीएफटी का कौन सा रिसिप्ट अटैच करना है उसमें? तो मैडम मैंने आपको दिखाया ना एक अपना पीपीटी में, मैं आई विल रीशेयर यू, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। ठीक है, मैं रीशेयर कर रहा हूँ अभी फिर से, तो आपको वो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। देखिए अगर फिर भी आपको नहीं होता तो यू नोट डाउन माय नंबर, आई विल टेल यू हाउ टू गेट दैट। हाँ एक सेकेंड, ये वाला रिसीट की बात कर रहे हैं। एक ये रिसीट आपको देना है, पेमेंट ई रिसीट, और एक जो है एप्लीकेशन सबमिशन समरी आपको देना है। दो चीजें आपको देनी है। ये विच कहाँ शोज से कि देना है आपने, सर? ये आपको डीजीएफटी से मिल जाएगा। यू नोट डाउन माय नंबर, सो आप इनसे पंकज जी से नंबर ले लीजिएगा, तो मैं आपको फिर बता दूंगा कैसे आपको निकालना है वहां से। ओके, ये मुकेश सर को फोन करना है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे कर लीजिए। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, मुकेश जी सेशन एंड करें अभी? हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू।